Hello दोस्तों, I am C. Aditya Agarwal and today we have with us CA Vikas Kwatra ji, a young and a dynamic personality having wide exposure in the field of GST. At such a young age, he has been elected as Treasurer of Ludhiana branch of NIRC of Institute of Chartered Accountants of India. I have been to Ludhiana for various deliberation on GST and विकास भाई से उस रिगार्डिंग बात होती रहती है रिलेटेड टू जीएसटीज डिस्कशन और उसमें क्या इश्यूज चल रहे हैं एंड टुडे he will be discussing on issues under RCM in GST. So I would request Vikas bhai to please start the session. Over to you, Vikas. थैंक यू सो मच आदित्य जी। आज इश्यूज अंडर आरसीएम लेके आया हूँ, बड़ा क्रिस्प मैनर में लेके आया हूँ फॉर द ऑडियंस एट लार्ज। तो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम। इश्यूज, रिवर्स चार्ज की बात हो रही है तो सबसे पहले रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन इज मस्ट। एज पर सेक्शन 2 subsection 98 of the CGST Act 2017, reverse charge means the liability to pay tax by the recipient or supplier of goods or services or both instead of the supplier of such goods or services or both under subsection 3 or subsection 4 of section 9 or under subsection 3 or subsection 4 of section 5 of the IGST Act. हाईलाइट करने वाले पॉइंट यहाँ पर ये हैं कि liability to pay tax is shifted. Moving to the next slide, कुछ sections, section 9 subsection 3 and section 5 subsection 3 of IGST Act कवर किए गए हैं और उनके रेलेवेंट नोटिफिकेशंस मैंने हाईलाइट किए हैं और उनके नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। एक यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के अंडर नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग सर्विसेज, वहां पर 2 एडिशनल सर्विसेज कोट की गई है। एडिशनल सर्विसेज कौन कौन सी है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ओशन फ्रेट ऑन इंपोर्ट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से ही जीएसटी स्टार्ट है। टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है फॉर द लेवी ऑफ टैक्स। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। इसमें सेक्शन 22, 23 और 24 का इंट्रोडक्शन होता है और इनकी प्रोविजंस मैं ब्रीफ करता हूं आपको। सेक्शन 22 के केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन की गई है जिसमें बताया गया कि इतनी थ्रेशोल्ड लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 और 40 lakhs एज द केस में भी। 20 lakhs इन केस ऑफ सर्विसेज, 40 lakhs इन केस ऑफ गुड्स। और सेक्शन 23 के बाद आते हैं। 23 में वो डिफाइन की गई है सप्लाईज, जब वो कंडीशन सिचुएशंस बताई गई हैं जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है और उसमें केस कवर होता है। जो केसेस कवर हो रहे हैं वो ये हैं। सेक्शन 23 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू दोज हु आर एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई of goods or services or both which are not liable to tax or are wholly exempt। 1% भी टैक्स जिन पे नहीं लगता, कोई भी टैक्सेबल ट्रांजैक्शन नहीं होती, उनको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है एज पर सेक्शन 23। बट अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 बताता है पर्सन्स who are required to pay tax under reverse charge are required to be registered irrespective of the threshold limit specified। इसमें सभी लोग कवर हो जाते हैं जिनको रिवर्स चार्ज के अंडर लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। और सेक्शन 24 में एक बात है, जब सेक्शन 24 की प्रोविजन स्टार्ट होती है वहां पर ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग इफेक्ट है रिगार्डिंग सेक्शन 22। सेक्शन 24 ओवरराइड सेक्शन 22 मींस अगर कोई सप्लायर जिसकी टर्नओवर बिलो टैक्स थ्रेशोल्ड लिमिट है, लेट्स सपोज 5 lakhs, और उसके ऊपर कोई रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आ जाती है, देन ही इज रिक्वायर्ड टू गेट himself or herself registered under the CGST Act। But about the cases in which the persons are exclusively engaged in the supply of goods or services or both which are not liable to tax or are wholly exempt। इस केस में सेक्शन 23 है। बट यहाँ पर एक प्रोविजन आ जाती है। अब तीनों को जब हम रीड करते हैं कि सेक्शन 24 ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 22 को बट 23 को नहीं। इसमें ये इशू कहाँ क्रिएट हो रहा है? कुछ एडवांस रूलिंग्स आई हैं जो अगेंस्ट है। तो ओवर टू यू आदित्य जी फॉर एक्सप्लेनेशन।
बिल्कुल विकास जी, हम सबको पता है कि सेक्शन 22, 23, 24 बहुत इम्पोर्टेंट आपको देखना पड़ेगा कि आपको रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन लेनी है या नहीं। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके ऊपर कुछ अथॉरिटीज़ ने एडवांस रूलिंग भी दी है, जैसे कि इन केस ऑफ सोनाका पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन केस ऑफ एडवांस अथॉरिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, then Jalram Feeds in case of Maharashtra authority, and last but the meat division scan and diagnostic research center advanced authority of Kerala। तो इन तीनों में बेंच ने ये रूल किया है कि आपको जो सेक्शन 22, 23, 24 है वो जॉइंटली रीड करना पड़ेगा, और उससे ये कंक्लूजन निकाला कि जो रजिस्ट्रेशन है, इवन इफ द एप्लीकेंट और द person is dealing exclusively in exempted goods, उसको for the purpose of deposit GST under reverse charge registration लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं अब व्यू लेना पड़ेगा कि हमें अगर हम सेक्शन 22, 23, 24 को जॉइंटली रीड करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये व्यू निकल के आता है, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम इसमें जो रूलिंग्स आई हुई हैं वो भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ गिविंग ओपिनियंस और डूइंग जीएसटी ऑडिट ऑफ 18, 19 एंड कमिंग पीरियड्स। तो आपको इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक ऐसा इशू है जीएसटी के अंदर इन रिवर्स चार्ज जो आपको कंसिडर करना होगा। इसमें आदित्य जी मैं और भी ऐड करना चाहूंगा जी स्पेशल प्रोविजन एंड जनरल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 23 के केस में, सो स्पेशल प्रोविजन की वेटेज हमेशा लॉ में ज्यादा रखी गई है। बिल्कुल ओवर टू द बिल्कुल। नेक्स्ट, ओवर टू नेक्स्ट इशू, एससीजेड यूनिट। एससीजेड यूनिट को एक जीएसटी में एक अलग पोजीशन दी गई है और इसको बहुत बेनिफिट्स दिए गए हैं। और एक और सबसे मेजर बात है, जब भी एससीजेड यूनिट को सप्लाई की जाती है बाय नॉन एससीजेड यूनिट, इट इज टर्म्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई। बाय जीरो रेटेड सप्लाई वी ऑल मीन कोई जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं, वेदर बाय पेमेंट और विदाउट पेमेंट, एट द एंड देयर इज नो जीएसटी लाइबिलिटी। बट यहाँ पर एक इशू क्या आ रहा है, एक एफएक्यू लॉन्च किया गया था जीएसटी के बाद, उसमें कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं और उनका आंसर भी दिया गया है सीबीआईसी के द्वारा। और उसमें एक क्वेश्चन है सेक्शन क्वेश्चन 21 चैप्टर 21 में क्वेश्चन नंबर 41 इशूड बाय सीबीआईसी ऑन 15th of December 2018 regarding SEZ unit, whether SEZ unit will be liable to pay GST under reverse charge. The answer is yes. Wherever the reverse charge provisions are applicable, the SEZ unit is required to pay GST under reverse charge. अब साइमल्टेनियसली हम एक और प्रोविजन को जब साथ लेके आते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाईज, जब supplies made to SEZ are zero rated, when then how the question can arise, the liability exists because as per section 2 subsection 98 liability is there, is must for the levy of reverse charge mechanism. तो अगर लाइबिलिटी ही नहीं एग्जिस्ट करती तो रिवर्स चार्ज की बात कहाँ से आ रही है? ये अभी ओपन इशू है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई है, कोई सीबीआईसी का अभी रिप्लाई नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई व्यू अभी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए पेंडिंग है। ओवर टू यू आदित्य जी। बिल्कुल विकास जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम सब जानते हैं एसईजेड को रजिस्टर करना होता है, बट कोई भी सप्लाईज विच आर गिवन टू एसईजेड आर एक्सपोर्ट्स। हम सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट का मोटो होता है वो होता है कि आप वैल्यूज एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि टैक्सेस को एक्सपोर्ट करना होता है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स भी जमा कराना पड़ रहा है एसईजेड यूनिट को, और उसको उसका रिफंड भी नहीं मिल रहा है, और ना वो उसको अपना इनपुट कहीं वो यूज कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक एडिशनल बर्डन पड़ रहा है। सर्विस टैक्स में देयर वाज प्रोविजंस कि आप उसका रिफंड ले सकते हैं, बट जीएसटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो आज 3 साल हो गए हैं जीएसटी को, तो आई थिंक अब गवर्नमेंट को, सीबीआईसी को इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन जरूर देनी चाहिए। जी आदित्य जी। जी ओवर टू नेक्स्ट इशू।
Next issue is regarding RCM on directors remuneration. As we all know, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में जो सर्विसेज कवर की गई हैं एज पर नोटिफिकेशंस, वहां पर एक सर्विस कवर की गई है डायरेक्टर की। जब डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को या एलएलपी को, इन दीज केसेस आरसीएम इज एप्लीकेबल। यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ डायरेक्टर की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कंपनी को, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को इफेक्ट करती हैं कि नहीं इफेक्ट करती, मतलब कि वेदर देयर the relationship between the director and the company is employer and employer relationship or not. अगर employer and employer relationship exist करता है, then we remember schedule 3. As per schedule 3 of the CGST Act, the transaction between the employee and the employer is out of the ambit of GST. No GST implication, but जहां एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट कर रहा डायरेक्टर्स में, in these cases, in such cases, in that situations, GST is liable to be paid by the company under reverse charge. अब employer and employee relationship कैसे डिफाइन होता है, इसके बारे में मैंने एक टेस्ट डिफाइन, मतलब कि क्रिस्प में एक मैंने टेस्ट रखा है। वो टेस्ट क्या है, आपको सुपरविजन एंड कंट्रोल, बोथ एंड वर्ड यूज कर रहा हूँ, सुपरविजन एंड कंट्रोल मस्ट एग्जिस्ट ओवर द एक्टिविटीज डन बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर, कोई भी तरह का डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट, नॉन इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूटिव, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कुछ भी मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैटर करता है, और इसमें दो कंडीशंस मैटर कर रही हैं, सुपरविजन एंड कंट्रोल। दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली कंप्लाई होनी चाहिए। अगर कोई एक कंडीशन भी कंप्लाई नहीं हो रही तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा और रिवर्स चार्ज की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाती हैं। बट जहां पर ये दोनों सिचुएशंस एग्जिस्ट, मतलब की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एक्टिव हो जाता है, और इन दैट केसेस आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल। बट कुछ इसके ऊपर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है जो आदित्य जी एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल विकास जी, इसमें आपने बहुत अच्छे से, यू हैव वेरी वेल एक्सप्लेन्ड द आरसीएम ऑन डायरेक्टर रिम्यूनरेशंस। इसमें बस मैं थोड़ा सा ही ऐड ऑन करूंगा। जो हम सब जानते हैं, इन दिस कोविड-19, अभी रिसेंटली एक क्लेक्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अथॉरिटी ऑफ राजस्थान ने एक एडवांस रूलिंग दी, जिसपे उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर थे उसमें वो सारे के सारे होल टाइम डायरेक्टर थे, जो कि कंपनी के प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, अलग अलग चीज़ों को ऑन डेली बेसिस रिव्यू करते थे, देखते थे। मोर ओवर उनकी पीएफ भी कटता था, लाइक अ नॉर्मल एम्प्लॉय अंडर प्रोविडेंट फंड्स एक्ट। जो उनको सैलरी दी जाती थी उस पर भी टीडीएस अंडर दैट सैलरी कटता था। वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में भी उसको एज अ सैलरी ही ट्रीट करते थे। और कहीं ना कहीं उससे ये प्रूव हो रहा था कि वो एक तरीके से एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आ रहे थे। बट जो रूलिंग आई वो एकदम एडवर्स आई। इन सब मुद्दों को उन्होंने नजरअंदाज करते हुए ये रूलिंग दी कि जो डायरेक्टर्स की जो सर्विसेज है, रेम्यूनरेशन है, उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, इवन नेग्लेक्टिंग द फैक्ट कि वो एक तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में थे, होल टाइम डायरेक्टर्स थे। तो कहीं ना कहीं हमें, और इसके अलावा एक एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स पे भी एक सिमिलर एडवांस रूलिंग दी गई, जिसमें एक एडवर्स व्यू लिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पे जब हम ऑडिट करें या जब हम ओपिनियन दें तो हमें क्या व्यू लेना है। बट एज पर माय पर्सनल व्यू, ये जो रूलिंग थी ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत थी, टोटली बायस्ड थी। दिस इज माय पर्सनल व्यू। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है किसी कंपनी में, तो वो उसको जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिल रही है कंपनी की तरफ से, it won't be regarded as a entry for reverse charge under GST। हाँ, बट अगर वो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उस केस में ये प्रोविजन ट्रिगर हो जाएगा और उस पर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं विकास जी। ओके, गो टू द नेक्स्ट इशू, ओशन फ्रेट। सर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इशू और डिस्प्यूटेड इशू है ये। इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करने से पहले डिफाइन करूंगा क्या इसमें आरसीएम की इम्प्लीकेशंस है। सप्लायर ऑफ सर्विस एंड कैटेगरी ऑफ सर्विस,
services supplied by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India to the custom station of clearance in India. और रेसिपिएंट कौन है इन केसेस में? इंपोर्टर एज डिफाइंड इन क्लॉज 26 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम्स एक्ट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. ओके, अगर टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, इंपोर्टर है, तो उसको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज इम्प्लीकेशंस है. इन केस ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द फॉरेन बायर एंड द फॉरेन सेलर एंड द इंडियन बायर, जो हमारे को वैल्यू है फ्रेट की नहीं पता लग रही, उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 8 2017 में. CIF वैल्यू का 10% विल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ फ्रेट, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा. और इसमें जो कस्टम्स एक्ट में इंपोर्टर डिफाइन किया गया है, इंपोर्टर आर दोज पर्सन विच आर लायबल टू पे टू द सेलर्स. एक्सपोर्टर्स जो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, उन वो इंपोर्टर्स होते हैं एज पर कस्टम्स एक्ट. इसमें इशू क्या है सर? नेक्स्ट इशू इसमें ये है कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आई इस केसेस के ऊपर, जो बहुत लिटिगेशन और करेक्ट थी. लिटिगेशन बहुत हुई इस पे, अभी भी क्लैरिफिकेशंस आर स्टिल पेंडिंग फ्रॉम द CBIC, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, लिटिगेशन कॉस्ट हर एक टैक्स पेयर नहीं बेयर कर सकता, तो उसको कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स और सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या एक्ट को फॉलो करे कि क्या नहीं फॉलो करे, प्रोविजंस को. As per section 5 subsection 3 of the IGST Act, liability is always on the recipient. Word is recipient of the supply of the goods or the services or both. जब CIF contracts होते हैं, तो जो फॉरेन सेलर होता है वो आपको कस्टम स्टेशंस ऑफ इंडिया तक की वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसमें कोई जो आपको डिफाइन नहीं की जाती कि आपकी बाइफर्केशन क्या है उस कॉस्ट की. एवरी कॉस्ट, एवरी रुपी इज एवरी, मतलब एक्सचेंज में जो भी उसको पे करना है USD में, जो कोई भी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज में पे करना है, वो फॉरेन सेलर को पे करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर मतलब कि उसमें बाइफर्केशन है कि नहीं है. CIF के कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में बाइफर्केशन नहीं होती. इन केस ऑफ FOB कॉन्ट्रैक्ट, FOB कॉन्ट्रैक्ट्स में द फॉरेन सेलर इज लाइबल only till the port of the seller. जो let's suppose we take example, US में John है, Mr. John is exporting the goods to India and here Mr. Ram is importing the goods from Mr. John US. अब in case of FOB contract, जो John की पेमेंट की टर्म होगी वो सिर्फ US के पोर्ट तक की होगी, उसके बाद की सर्विसेज खुद अरेंज करनी पड़ेगी इंपोर्टर मिस्टर राम को. बट इन केस ऑफ CIF कॉन्ट्रैक्ट्स, CIF के कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में जॉन को अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया सभी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और वो सभी कॉस्ट वो चार्ज करेगा फ्रॉम मिस्टर राम. अब कहाँ इशू आता है? इन केस ऑफ CIF कॉन्ट्रैक्ट्स. in case of FOB contracts there is no such issue because जो सर्विस है रेसिपिएंट है, जो फ्रेट की सर्विस का रेसिपिएंट है, वो इंपोर्टर ही है जो इंडिया में लोकेट कर रहा है. इन दैट केसेस रिवर्स चार्ज इज ओके, फाइन, पे करते हो. बट इन केस ऑफ CIF कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में रेसिपिएंट इज नॉट अवर इंपोर्टर. recipient of service is the one who is supplying the goods from the foreign. So इसके ऊपर एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आई गुजरात हाई कोर्ट की मोहित मिनरल्स की. इसमें भी सिमिलर इशू रेज हुआ डुअल टैक्सेशन का. डुअल टैक्सेशन का क्या? क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम्स हाउस, कस्टम स्टेशन फॉर होम कंजप्शन, custom duty is paid and IGST is also paid. Similarly, काउंटर प्रोविजन IGST एक्ट में भी ले आए कि CIF कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में जब कोई भी वेदर FOB वेदर CIF कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में रेसिपिएंट इज लायबल टू पे GST ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस ऑन ओशन फ्रेट. अब इसमें डुअल टैक्सेशन होगी. वन, जब हम एक बार कस्टम हाउस से क्लियर करवा रहे हैं तब भी टैक्सेशन होगी क्योंकि उस CIF वैल्यू में फ्रेट के चार्जेस इंक्लूडेड है, उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी एंड IGST लग गया. और सेकेंडली उसके बाद रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज जो डीम्ड माना गया इंपोर्टर को, उसने दोबारा IGST पे करना पड़ा उसको एज पर नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3. तो इसमें डुअल टैक्सेशन होगी और इसके ऊपर लिटिगेशन आई. GST इसके ऊपर गुजरात हाई कोर्ट ने जो
एंड में क्रक्स लाए हैं वो ये लाए हैं कि इट इज अल्ट्रा वायर्स। ओवर टू यू आदित्य जी। बिल्कुल विकास जी, हम सबको पता है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स कि सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एंट्री क्या कहती है। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट आई है मोहित मिनरल्स में, वो यही कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था अंडर कंसिडरेशन वो तो सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर विकास जी का ही एग्जांपल लें तो सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट में जो जॉन था उसने ही एक शिपिंग लाइनर अपॉइंट किया होगा टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम यूएसए टू इंडिया, राइट। तो उस केस में जो रिसिपेंट था वो जॉन था, ना कि इम्पोर्टर। तो रिवर्स चार्ज ये कहता है कि जो रिसिपेंट है उसको टैक्स जमा कराना है, ना कि सप्लायर को। बट जो जजमेंट आई मोहित मिनरल्स की, उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो रिसिपेंट है वो इम्पोर्टर नहीं है, वो एक ऐसा पर्सन है जो टैक्सेबल टेरिटरी में ही नहीं है। तो आप उसको जीएसटी लगा ही नहीं सकते, इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। तो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, इसके अलावा बहुत सारी गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं और भी बहुत सारी आई हैं जो सिमिलर व्यू ले रही हैं। तो अब हम जब ऑडिट करेंगे, क्योंकि ये अभी प्रोविजंस अभी भी इसको हटाया नहीं गया है, तो सीबीआईसी का जो अभी जो व्यू है वो अभी भी यही है कि आपको रिवर्स चार्ज डिपॉजिट कराना है। बट आप जब भी किसी को ओपिनियन दें या डिपार्टमेंट भी अगर आपकी जीएसटी ऑडिट करेगा, 99 सी आपने भरी है 17-18 की, तो कहीं ना कहीं ये इशू जरूर उठेगा। और ये इशू ड्यू टू कोविड अभी हाई कोर्ट में है, ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा टू 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 गेट द फाइनल इसमें क्या जजमेंट आती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन ये है कि इस पे आपको रिवर्स चार्ज नहीं जमा कराना चाहिए, साइटिंग दीज जजमेंट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, राइट। और मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा, उसके बाद विकास जी को मैं हैंड ओवर करूंगा ताकि वो अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करें। जो हमारा एफओबी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में जो इम्पोर्टर होता है वो एक तरीके से रिसिपेंट होता है। तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि उस केस में रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी ही नहीं होती, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे जो सीएचए होता है वो अगर आपके शिपिंग लाइनर को या अरेंज कराता है, तो वो अपना जो बिल देता है, जो इनवॉइस देता है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ओशन फ्रेट ऑलरेडी वो चार्ज करके देता है अपने इनवॉइस पे कि भाई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, उसके अपने एडवाइजरी फीस और ओशन फ्रेट के चार्जेस 5% लगा के देता है। अगर आप एंट्री को ध्यान से पढ़ेंगे, वो बोलता है अगर जो सप्लायर है वो नॉन टैक्सेबल पर्सन है या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, इस केस में जो पर्सन है वो इंडिया का ही है। अगर हम नॉर्मल में लें तो हमने अपना इंडिया का ही सीएचए एजेंट अपॉइंट किया है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बाहर का नहीं है, इंडिया का ही है। और वो ऑलरेडी ओशन फ्रेट के जो चार्जेस हैं वो ऑलरेडी वो लगा रहा है अपने बिल पे। तो वो जो रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी है एफओबी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप इंडियन सप्लायर है जो आपकी मदद कर रहा है गुड्स को नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इंडिया में लाने के लिए, तो रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी ही नहीं आएगी। हाँ, बट अगर जो जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो शिपिंग लाइनर है, जो आपको हेल्प कर रहा है गुड्स को मूव करने के लिए, वो अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन है या वो इंडियन रेजिडेंट नहीं है या इंडियन टेरिटरीज में नहीं है, तो एफओबी में भी वो रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबिलिटी उसकी कहीं ना कहीं है। ओवर टू यू विकास जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंक्लूड द सेशन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच आदित्य जी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है कुछ मैटर्स पे, आगे भी उसके ऊपर कोई और डिस्कशंस लेके आते रहेंगे, कुछ एफएक्यूज के रिगार्डिंग, कुछ क्रिस्प पे डिस्कशन लेके आएंगे। और कुछ आदित्य जी मैं आपसे चाहूँगा, कुछ व्यूज चाहूँगा रिसेंट एडवांस रूलिंग्स जो आई हैं इंडस्ट्री में रिगार्डिंग जीएसटी, तो उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस दोगे आप कि क्या मतलब कि ब्रीफ करो कुछ सर एडवांस रूलिंग्स को। बिल्कुल विकास जी, बहुत सारी अगर आप देखें तो जीएसटी 2017 से आया, जुलाई 2017 से आज हम मई में खड़े हैं। मोटा मोटी हमें बेसिकली आप देखेंगे तो 3 साल पूरे होने को आए हैं जीएसटी के। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अराउंड 2017 में 3 से 4 एडवांस रूलिंग आई। 2018-19 में देर वर अराउंड 387 अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग।
और 1920 में देयर वर मोर देन 400 अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो अगर आप देखेंगे तो अराउंड मोर देन 850 अथॉरिटीज की एडवांस रूलिंग आई, जिसमें बहुत सारे मैटर्स आज हमने, क्योंकि जो रूलिंग्स हैं वो दैट वर कन्फाइंड टू ओनली रिवर्स चार्ज, बट अगर आप उसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारी इश्यूज हैं जो आज भी पर्टेन करते हैं। जैसे मैं कुछ अगर आपको बोलूंगा तो कुछ सेंको गोल्ड लिमिटेड करके एक एप्लीकेंट था, जिसका एक बहुत बड़ा अच्छा केस था कि वो एक ज्वेलर था और अपना ज्वेलरी भी सप्लाई करता था, एक तरीके से सर्विसेज भी देता था एक पार्टी को, और उसी पार्टी से वो गोल्ड भी खरीदता था। तो उसमें ये आया कि क्या वो जो अपना जो बुक डेट्स को सेटलमेंट कर रहा है नेट ऑफ करके, तो क्या वो उसका इनपुट ले सकता है या उसको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसमें सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का प्रोविजो आया, सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट आया, कंसिडरेशन सेक्शन 2 में जो डिफाइंड है उसको करते हुए डिसीजन आया कि वो नेट ऑफ करके पे कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए थे। लाइक अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की और उसको आगे लेट आउट कर रहे हैं रेंट पे, तो क्या जो उसका जो आपने इनपुट या इनपुट सर्विस अवेल करी है, क्या आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा या वो ब्लॉक क्रेडिट रहेगा सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में। तो उसके लिए ये रूलिंग आई कि भाई आपको उसका जो क्रेडिट है वो मिल जाएगा, क्योंकि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन का पर्पस नहीं हो, एक तरीके से आप उसको लेट आउट करेंगे। ये जो है ये रूलिंग एडवांस अथॉरिटी ने दी, ये हाई कोर्ट में, उड़ीसा हाई कोर्ट में इसका जजमेंट आया अगेन फेवरेबल टू द एप्लीकेंट। अब ये कहीं ना कहीं जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी फेवरेबल आता है तो कहीं ना कहीं जितने भी ये बिल्डर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन करके आगे रेंट पे देते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा फेवरेबल जजमेंट होगा। तो आगे आई थिंक जो अब जीएसटी चल रहा है दैट इज 3.0 वर्जन, जिसमें आगे लिटिगेशंस आने वाली हैं। तो एज अ प्रोफेशनल हम सबको बहुत साउंड नॉलेज रखनी पड़ेगी इफ़ वी आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जीएसटी। तो हमें जितनी भी रूलिंग्स हैं, जो हमारे एक्ट्स हैं, सर्कुलर्स हैं, जजमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, उन सबको बहुत अच्छे से अपनी ग्रिप रखनी होगी। सो लेट अस, आई थिंक आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। आई रियली थैंक विकास जी फॉर स्पेयरिंग हिज टाइम, and we थैंक यू will सो मच। come up with more such videos. Till then, I request all the viewers to please subscribe our channel, keep liking and sharing our videos. We will come up with more such videos related to GST and other professional matters. Till then, please be safe. Thank you, Vikas ji. Thank you so much. जय हिंद।